नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नितेश पांडे में। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है कि जंगे यूपी टेट एंड सीटेट में अभी तक आपने 12 कक्षाएं देखी हुई और आज की इस वीडियो में 13 नंबर की क्लास है। इसमें मैं एक आपको प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं। आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करवाने की जा रहा हूं, तो आशा करता हूं आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगेगा। अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो अपने अन्य साथियों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऐसे ही लगातार हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए आप सभी भाइयों का और बहनों का धन्यवाद करता हूं मैं। और अगर आप ये जो सीरीज़ हमारे चैनल पे चलाई जा रही है प्रैक्टिस सेट वाली, अगर ये आप देख लेते हैं तो आप मान के चलिए आपके 30 में 30 मैथ में कहीं नहीं गए हैं। तो आशा करता हूं आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे और अपने अन्य साथियों तक ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट आप देख लीजिए। 18 नवंबर 2018 में जो पेपर हुआ था हमारा यूपी टेट का, वो वाला सेटअप मैं अब सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो ये देखते हैं, मेरा गणित सेशन है तो मैं ये देखिए भाग 4 गणित ये हम आज सॉल्व करेंगे। आप अंत तक बने रहिएगा, पूरा प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। एक साथ 30 क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना सेशन। पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, संलग्न चित्र में पी ए क्यू वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करता है। ठीक, पी ए क्यू है, उसको बिंदु ए पर स्पर्श करता है वृत्त को। पी ए क्यू इस पर ए पर स्पर्श करती है। पी ए क्यू कोई रेखा है जो इस वृत्त को ए बिंदु पर स्पर्श करती है तथा ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। और कह रहा है यदि कोण सी ए क्यू बराबर 70 अंश सी ए क्यू, ये वाला जो कोण है वो 70 अंश है, तो कोण के ए बी सी इसका मान पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जो हमारे पे क्वेश्चन में देखिए सॉल्यूशन इसका दिया है, कोण सी ए क्यू बराबर 70 अंश। सी ए क्यू यानी ये वाला हमको 70 अंश दे रखा है। ठीक, 70 अंश सी ए क्यू, इसलिए जो ए डी सी है, कोण ए डी सी ये भी 70 अंश होगा भाई। ये क्यों होगा, ये हमने प्रमेय लिख दी है आपकी। किसी वृत्त की जीवा, ये भाई जीवा हो गई, किसी वृत्त की जीवा और इस स्पर्श रेखा के बीच बना कोण, इस पर जीवा ये हो गई और ये स्पर्श रेखा हो गई। इसके बीच जो बना कोण होता है विपरीत अंतः एकांतर के बराबर होता है। मतलब ये जो है विपरीत अंतः एकांतर, इसको क्या कहेंगे? विपरीत अंतः एकांतर के बराबर। ये वाला कोण इसके बराबर होगा, इसलिए क्या होगा? कोण ए डी सी यानी ए डी सी 70 अंश इजकल टू कोण सी ए क्यू यानी सी ए क्यू 70 अंश। ये कितना हो जाएगा? 70 अंश के बराबर। ठीक, अर्थात सी ए क्यू बराबर कोण ए डी सी और कोण डी ए पी ये एकांतर कोण है, ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला कोण डी ए पी, ये वाला जो कोण है वो ए बी सी के बराबर होगा। कितने? ये इस वाले कोण के बराबर होगा। लेकिन हमको इसी से मतलब इसी से आ जाएगा। कोण ए डी सी 70 इसके बराबर हो गया। अब देखेंगे क्योंकि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी डी क्या है? चक्रीय चतुर्भुज। तो इन दोनों का योग कितना होगा? 180 अंश चक्रीय चतुर्भुज, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो ये जब 70 अंश हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 180 से 70 घटाएंगे भाई, 180 से 70 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 110 अंश। वही लिखा है तो 110 अंश इसका आंसर हो जाएगा। कोण ए डी सी प्लस कोण ए बी सी इजकल टू 180 अंश, यहाँ से निकालेंगे 110 अंश आ जाएगा आंसर। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इस प्रश्न में जो पहले वाले में इसका आंसर कितना हो जाएगा? 110 अंश पे टिक लगा देंगे। दूसरा देखते हैं, ये 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताना है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? यानी 8 पेन का क्रय मूल्य यानी 8 सी पी माने कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना है? ये 6 पेन के विक्रय मूल्य यानी 6 एस पी, विक्रय मूल्य का मतलब सेलिंग प्राइस एस पी। 8 सी पी इक्वल टू 6 एस पी के बराबर है तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे?
यहाँ से हम सी पी अपॉन एस पी निकाल लेंगे। सी पी अपॉन एस पी ये क्या हो जाएगा 6/8। इसको काटेंगे, नहीं काटेंगे तब भी चलेगा। तो हमारा लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ प्रतिशत होता है एस पी माइनस सी पी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, अपॉन में हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा क्योंकि क्रय मूल्य लाभ जो है क्रय मूल्य पे निकलता है, गुणे 100। ठीक, अब सेलिंग प्राइस क्या है? 8 में से 6 घटाएंगे, 8 माइनस 6 बटा एस पी की वैल्यू कितनी है 8, कॉस्ट प्राइस की 6 और सी पी की वैल्यू कितनी है 6 गुणे 100। यानी 8 में से 6 क्या 2/6 गुणे 100, यानी 2 एकम 2 3 6 33 सही 1/3% जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती? ये कुछ संख्याएं दे रखी हैं 7/10, 19/30, 2/3 और 16/30। पूछ रहा है इनमें से कौन इसके मध्य नहीं आती। तो हम पहले इसका भाग करके देख लेंगे। पहले इस वाली संख्या का भाग करेंगे 3/5 का और 4/5 का। 1 मिनट करके देखते हैं। 5 को 3 से भाग करते हैं, कितना आएगा? पॉइंट लगा के 5 0.6 आया। ठीक, 5 छक्का 30, यानी 5/3 का मान कितना आ गया? 3/5 का क्या कितना आ गया? 0.6। और दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या है 4/5, यानी 5 को 4 से भाग करेंगे, 5 अट्ठे 40, ये पूरा कट गया, यानी 4/5 का मान कितना हो गया? 0.8। अब हमको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। पूछ रहा है 7/10, 19/30, 2/3, 16/30 कौन सी संख्या जो है 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। तो हम उसको सॉल्व करके देख लेंगे, जो आएगा वही आंसर है। इसका हम पीछे आपको दिखा देते हैं सोल्यूशन में। 3/5 का मान 0.6 है, 4/5 का मान 0.8 है। अब हम जब 7/10 को भाग करेंगे, 10 को 7 से, तो 0.7 आएगा। तो इनके बीच में है भाई 0.6 और 0.8 के बीच में है। ऐसे ही 19/30 जो है 0.63 होता है, भाग करके देखिएगा आप, तो वो भी इसके बीच में होगा। ऐसे ही 2/3 को करेंगे तो 0.66 आएगा, वो भी उसके बीच में है। और 16/30 को करेंगे वो भी 0.53। अतः 16/30 परिमेय संख्या 3/5 तथा 4/5 के बीच नहीं आता। कौन सी है? 16/30 का मान 0.53 है, जो कि 0.6 और 0.8 के बीच में नहीं आती। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है 16/30 ये सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। ये 3 पेन, 2 पेंसिल तथा और 4 रबर का मूल्य 92 है तथा 8 पेंसिल और 16 रबर का मूल्य 68 रुपये है, तो तथा तब 24 पेन का मूल्य बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 93। क्या कह रहा है? 3 पेन प्लस 2 पेंसिल प्लस 4 रबर, यानी 3 पेन प्लस 2 पेंसिल, 3 पेन प्लस 2 पेंसिल प्लस 4 रबर, कितना मान है इसका? 92 रुपये मान है। तो आप बोल रहा है ये समीकरण 1 हो गया। ठीक, और कह रहा है 8 पेंसिल तथा 16 रबर का मूल्य, यानी 8 पेंसिल प्लस 16 रबर का मान कितना है? 68 रुपये। कितना? 68 रुपये। ये समीकरण 2 हो गया। तो कह रहा है 24 पेन का मूल्य बताइए। तो हम क्या करेंगे? अगर देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16। अगर इस समीकरण को हम 3 से गुणा कर दें तो ये बराबर हो जाएंगे, फिर काट देंगे। 3 से गुणा करें तो 3 3 9 पेन प्लस 3 2 6 पेंसिल, नहीं 4 से गुणा करेंगे, सॉरी 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 होगा ना। 4 3 12 पेन प्लस 4 दूना 8 पेंसिल प्लस 4 चौको 16 रबर, कितना होगा? 4 दूना 8, 4 9 36, ये हो जाएगा 8 पेंसिल प्लस 16 रबर। ये तो ऐसे लिखा है, ये 68 रुपये। आप दोनों को घटा दें, यहाँ लिख देंगे घटाने पर, तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये उड़ गया, ये उड़ गया,
तो 12 पेन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 368 से 68 जाएगा तो 300 बचेगा। जब 12 पेन का मान 300 आ गया, अब हमसे प्रश्न में पूछ रहा है 24 पेन, तो इसका दुगना कर देंगे। नहीं, 24 पेन कितना हो जाएगा, 600 रुपये। 600 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा, ये वाला। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यह हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है केवल 3 कोण, 2 कोण और 1 भुजा, केवल 3 भुजाएं, 2 भुजा और उनके मध्य कोण। तो इस प्रश्न में एक आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया हो, यदि हमें केवल 3 कोण दिए जाएं तो हम उस त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं। भाई एक भुजा जरूरी है, अगर एक भुजा होगी तभी त्रिभुज बन सकता है। अगर 3 कोण कोण दे रखे हैं तो क्या मालूम कहाँ बनाने, जब भुजा हमको पता ही नहीं है कितनी है, तो केवल 3 कोण अगर इसमें आंसर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% तथा 20% का वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। आइए देखते हैं इसका आंसर। क्या कह रहा है प्रश्न, यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 50% तथा 20% की वृद्धि की जाए, तो इस तरह के प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं। प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं हम, क्या निकालते हैं प्रतिशत वृद्धि। लंबाई में कह रहा है आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई में 50% की वृद्धि यानी 150 हो जाएगी, चौड़ाई में 20% की वृद्धि यानी 120 हो जाएगी। हम वृद्धि पहले निकाल लेते हैं कितनी आएगी। इससे 0 0 काटते हैं, 15 दूनी 30 का 0 हाथ से लगा 3, 15 एकम 15 3 18, 180 आई। यानी वृद्धि कितनी आ गई, हम ये निकाल लेते हैं। वृद्धि 180 में से अगर हम 100 घटाएंगे यानी वृद्धि कितनी हो जाएगी, 80। ये हमारी अंकों में आ गई कि वृद्धि 80 होगी। ठीक, माप हो गई उसकी वृद्धि इतनी है, 80 आ जाएगी वृद्धि। तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, गुना बढ़ जाएगा ये पूछ रहा है। तो भाई हमको वृद्धि 80 आ गई, पहले कितनी थी 100। गुना के लिए हम 80 बटाकर 100 कर दें तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, कितना 4/5, 4/5 गुना बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 96 का पहला 4/5, 96 का पहला, हाँ पहला आ रहा है 4/5, इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, सामान्य मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट पैमाने में यह ताप क्या है। इसको सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला आप ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए फार्मूला है। वो कौन सा नंबर, 97। ये होता है C-0 डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इजकल टू F-32/9 बराबर K-273/5। ये फार्मूला होता है। अगर ये आपको याद है तो आपका कोई भी चाहे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बनाना हो या फ़ारेनहाइट को केल्विन में बनाना हो, किसी भी आपको कंपेयर कर सकते हैं। तो आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बनाना है तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे। C/5 इजकल टू F-32/9 ये लगाएंगे। C की वैल्यू 37 डिग्री सेल्सियस दे रखी है तो इसको 37 लिखेंगे बटा 5। F की वैल्यू निकालनी है, मैंने 32/9। इन दोनों की कैंची गुणा करेंगे, 9 7 63, 9 3 27, 27 6 33, 333 आ गया। यानी 5F माइनस 5 दूना 10, 5 3 15, 15 1 16, 160। तो 5F क्या हो गया भाई, 333 प्लस 160। 5F क्या हो जाएगा, 3 6 3 9, 3 1 6 493। F क्या हो जाएगा, 493/5। इसको सॉल्व करेंगे, 5 5 9 45, 4 बचा, 5 8 40, 3 बचा, 5 31, 98.6। यानी F बराबर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारा आंसर आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 98.6। ये तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे 9 तक स्क्वायर है इजकल टू 285 है, तो 0.11 स्क्वायर प्लस 0.22 स्क्वायर प्लस 0.99 स्क्वायर का मान निकालना है। तो कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। अब देख लीजिए, आपको दे रखा है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे 9 का स्क्वायर दे रखा है 285।
ठीक, अब आपसे पूछ रहा है भाई 0.11 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 ऐसे 0.99 का स्क्वायर, इतना आपको पूछ रहा है। तो आप जब ये दशमलव हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 11/99 का स्क्वायर प्लस 22/99 का स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा प्लस डॉट डॉट डॉट। तो दशमलव लगाएंगे तो जीरो बढ़ेगा ना, 100, 11/100, यहाँ पे 100, ऐसे ही 99/100 का स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसमें हम 11/100 को कॉमन ले लें, 11/100 का क्या करेंगे होल स्क्वायर, इसको कॉमन ले लें तो इसमें क्या बचेगा, 1 बचेगा प्लस 11 दूनी 22 हैं, तो 11/100 यानी यहाँ पे क्या बचा 2, 1 का स्क्वायर इसमें बचा, इसमें क्या बचा 2 का स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे करते जाएंगे, कॉमन लेते जाएंगे तो कितना बचेगा 9 का स्क्वायर बचेगा। तो इसको ऐसे लिख देंगे, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और 100 का स्क्वायर 10 ये। अब इसकी वैल्यू भाई हमको बता रखा है कितना है 285, इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, 5 से काटिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.4485, ठीक आंसर। तो आपका सॉल्यूशन जो है आंसर है 3.4485, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपके आते हैं। मैं इसके लिए एक आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा, बस एक फार्मूले में तुरंत ऐसे जो क्वेश्चन हैं तुरंत आप चुटकियों में कर लेंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। फार्मूला है 99 का, T1/T2 ये समय है, N1-1/N2-1, बहुत ही आसान फार्मूला, 2 चुटकियों में याद हो जाएगा, ठीक। T1/T2 N1-1/N2-1, ठीक। तो इसमें क्या रहता है, कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। तो ये T1 की वैल्यू क्या है इसमें, यानी T1 की वैल्यू हमें 10 वर्ष बता रखी है, ठीक। और N1 क्या है, दुगनी हो जाती है यानी 2 N1 हो जाएगी, ठीक। कितने वर्षों में T2 की वैल्यू पूछ रहा है, या राशि ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी, यानी T2 पूछ रहा है, N2 की वैल्यू 3 हो जाएगी, और T2 क्वेश्चन मार्क है, N2 की वैल्यू 3 है। बस हल कर आंसर रख दीजिए, इसमें आंसर आ जाएगा। T1 की जगह 10 डालिए, T2 की जगह क्वेश्चन मार्क T2 ही रखिए, N1 की जगह क्या रखेंगे 10, 2 -1, N2 की जगह 3 -1, ठीक। का हल कर दीजिए, आ जाएगा 10/T2 = 1/2, एंड T2 हमारा कितना आ गया 20 वर्ष। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपका प्रश्न आ जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा 20 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है, खेल के मैदान का क्षेत्रफल। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, 100 नंबर क्वेश्चन है, 100 नंबर का क्वेश्चन है। ये कोई भाई वृत्ताकार क्या है, वृत्त के अंदर, एक मिनट, कह रहा है 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है। भाई 80 मीटर व्यास है इसका, और वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल है, तो वर्गाकार खेल का मैदान बना है। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं, यानी इसका व्यास कितना है, ये व्यास है इसका, मान लो एक केंद्र है वो 80 मीटर है, कितना है इसकी वैल्यू कितनी है 80 मीटर इसका मान है, मतलब इसकी माप है। कह रहा है इसके अंदर अधिकतम क्षेत्रफल, तो अधिकतम क्षेत्रफल भाई कैसे आएगा, किसी भी वृत्त के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल वाले वर्ग का विकर्ण जो होता है, ये आप लिख सकते हैं, किसी भी वृत्त के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल वाले वर्ग का विकर्ण वृत्त के व्यास के बराबर होता है, वृत्त के व्यास के बराबर होता है। किसी भी वृत्त के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल वाले वर्ग का विकर्ण जो होता है वृत्त के व्यास के बराबर होता है, ठीक।
यानी इसका विकर्ण जो होगा वृत्त के व्यास के बराबर होगा। तो इसको विकर्ण बनाने के लिए हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, वर्ग बनाना है ना, ऐसे करेंगे, ये भाई वर्ग बन गया, इसका विकर्ण ये हो गया। ठीक, तो ये अधिकतम क्षेत्रफल वाला बन गया। अब हम क्या करेंगे, इधर ही कर लें क्या, चलो अगले पेज पे देखते हैं। तो हम क्या जान गए भाई, वर्ग का, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, वर्ग का विकर्ण बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक, बराबर क्या होता है 1/2, ये आप जानते हैं विकर्णों का गुणनफल, ये फार्मूला होता है, मेंसुरेशन में पढ़ा होगा आपने, विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो 1/2 विकर्ण क्या है, पहला 80 है भाई, तो व्यास दूसरा भी तो 80 होगा, वर्ग है। अगर भाई एक विकर्ण ये 80 मीटर आ गया, तो ये भी तो इसका मान 80, विकर्ण वर्ग के विकर्ण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, ये आप जानते हैं। तो ये भी 80 हो जाएगा, क्योंकि व्यास है तो व्यास में दोनों 80 ही होंगे। तो इसे काटिए, 2 चक्कू काटते हैं, 8 चक्कू 32, 3200 आ गया आपका, 3200 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका जो आंसर है, कहाँ गया, 3200 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अगली संख्या देखते हैं, अगला क्वेश्चन। 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किए, पाई आलेख में इसका संगत कोण क्या होगा। भाई 52 अंक प्राप्त किए हैं, तो इसका पूछ रहा है कि पाई आलेख में इसको प्रदर्शित कीजिए। कैसे निकालेंगे देखते हैं। तो 101 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम मान लेते हैं, माना पाई आलेख में 52 अंकों का संगत कोण x है। ठीक, तो इसको क्या क्या करें तब, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है कि पाई आलेख से प्रदर्शित कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए 240 अंकों की परीक्षा है, x है तो x/360, 240 जितने अंकों की परीक्षा है 360, इसका मान कितना आ गया 52। ठीक, इससे निकाल लेंगे। पाई आलेख के लिए ऐसे निकालते हैं, आपको पता है, क्योंकि मैक्सिमम अंक जितने हैं उससे गुणा x, और एक वृत्त के अंदर पाई ऐसे आलेख बनता है ना, वृत्त में जो मान होता है कितना होता है 360 होता है ना, तो उससे हम ऐसे निकाल लेते हैं। अब काटते हैं इसको, 0 से 0 काटते हैं, 12 दूनी 24, 12 तें 36, तो x बराबर क्या हो जाएगा 52 गुणे 3/2, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 छः 12, 26 तिहाई, 3 18 का 8 हाथ लगाए, 3 6 7 78 अंश, कितना आया 78 अंश वैल्यू आ गई। ठीक, तो बस अब ये ध्यान रखिए, प्रश्न में क्या बोल रहा था, प्रश्न में आपके बोल रहा था 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किए, 52 अंक आ गए उसका, मतलब पाई आलेख आ गया उसका वैल्यू, तो 52 पाई आलेख में इसका संगत कोण ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना पाई अंक में पाई आलेख में 52 अंकों की एक संगत कोण x है, तो 240 गुणे जो कोण होता है अपॉन में कुल टोटल कोण का मान, टोटल कोण का मान 360 होता है, इक्वल टू में कितना आ गया 52, इसको काट पीट के आंसर ले आया 178 अंश। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, तो इसका 78 अंश आंसर हो जाएगा। यदि p का p% 36 हो तो p बराबर होगा, तो बहुत आसान है, कितना नंबर 102 नंबर क्वेश्चन है, p का p% यानी p गुणे p/100, ये कितना वैल्यू दे रखी है इसकी 36, कितना 36 है, तो p को बताना है, p स्क्वायर बराबर 3600, यानी p बराबर √3600, यानी p बराबर 36 का 6 निकलेगा, इसका p बराबर 60, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 60 आ जाएगा आंसर, 101 का 14। अगला देखते हैं, यदि 2 3 5 2 2 की पावर x 3 की पावर y 7 की पावर z, तो x + y z, ये तो आपको बता चुके हैं पिछले पे, चलो कोई बात नहीं, फिर से बता देते हैं। 2 3 5 2 का हम पहले फैक्टर निकालते हैं इसमें, 103 नंबर क्लास क्वेश्चन,
2 3 5 2 का हम फैक्टर निकालते हैं। 2 से काटे 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 सते 14, 2 छः 12। फिर 2 से काटे 2 पंचे 10, 2 आठे 16, 2 आठे 16। फिर 2 से काटते हैं 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 चक्कू 8। फिर 2 से 2 एक कम 2, 2 चक्कू 8, 2 सते 14। ठीक, 2 से कट गया। और क्या पूछ रहा है? अब 3 से कटेगा, फिर 7 से, फिर 3 से काटिए, 3 को 12, 2 बचा, 3 और 27, 7 सत्ती 49, 7 सत्ती कम। तो 2 की पावर कितनी हो गई? 1 2 3 4, 2 की पावर 4 हो गए, और 3 3 की पावर 1, 7 की पावर 2। ठीक, यानी 2 3 5 2। ये क्या बोल रहा है? 2 की पावर x गुणे 3 की पावर y प्लस गुणे 7 की पावर z। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछ रहा है हमसे। ठीक, तो ये आया क्या है? 2 की पावर 4 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 7 की पावर 2, यानी x के मान 4 हो गया, y का मान 1 हो गया, z का मान 2। तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ जाएगा? 4 1 5 2 7, 7 आ जाएगा। ठीक, तो आंसर में क्या लिख देंगे भाई? 7। कहाँ गया? जिसका आंसर ये हो जाएगा 7। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 के समभाजकों की संख्या बताइए क्या होगी? 100 के समभाजकों की संख्या क्या होगी? तो 100 के समभाजकों की संख्या कितनी होगी? 6। कौन कौन सी होती है भाई? हमने बताया है आपको कौन कौन से। ये इसमें गलत छप गया, आंसर इसका गलत दे रखा है। 100 के समभाजकों की संख्या होगी, मैंने एक और सेट उसमें देखा। 100 के समभाजक क्या होते हैं भाई? जो ऐसी संख्याएं, सम संख्याएं जो मतलब जिससे कट जाएं। तो 100 के समभाजक कौन कौन से हो जाएंगे? 104 का सम संख्या कौन कौन से? 2 4 6 8 10 ऐसे करके होंगे ना, हैं? ऐसे मतलब आते बढ़ते जाएंगे। तो 100 से 2 से कट जाएगा, 2 50, 3 से तो कटता नहीं, जो 4 से कटेगा 25। ठीक, 6 से नहीं कटेगा 100, ना 8 से कटेगा, फिर 10 से कटेगा। ऐसे 10 से कट जाएगा 100, 100 बटा 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। ठीक, तो 10 से कट गया। फिर अब इससे 20, 10 से 20 तक किसी अंक से 100 नहीं कटेगा। फिर कटेगा 20 से, 20 पंचे 100, यानी कौन कौन से होगा? 2 4 10 20 से कटेगा। फिर किससे कटेगा? 20 से 30 तक 20 के बाद सीधे डायरेक्ट 50 से कटेगा 100। 50 और 100 खुद से भी तो कटेगा। तो कुल कितने समभाजक हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। 6 हो गए। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने गलत छाप दिया है। 104 का नंबर, 104 का तीसरा नंबर बता रहे हैं आंसर 5, जबकि 100 के समभाजक खुद 100 भी तो होगा। तो इसके 6 आंसर आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, 15 सेमी भुजा वाले किसी घन में 3 सेमी भुजा वाले कुल कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो ये बहुत आसान है प्रश्न, देखते हैं। 15 सेमी भुजा वाले किसी घन में से 3 सेमी भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं? तो इसको करने के लिए हम 15 सेंटीमीटर का कुल आयतन निकाल लेंगे घन का, और फिर 3 सेंटीमीटर के आयतन निकालेंगे। उससे हम अगर डिवाइड कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो 104 105 क्या होगा? 15 घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। 15 सेमी भुजा है, इसका आयतन क्या हो जाएगा? 15 का क्यूब। ऐसे कुल कितने बनाए जा सकते हैं? 3 सेंटीमीटर, ये 3 का क्यूब ये होगा इसका 3 का क्यूब। इतने घन हमसे काटे जा सकते हैं। ये 15 सेंटीमीटर का एक घन है, उसका अगर हम आयतन निकालेंगे, फिर हम 3 सेंटीमीटर के कितने काटे जा सकते हैं। इस 3 सेमी भुजा है, इसका अगर आयतन निकालेंगे, फिर दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको घनों की संख्या पता चल जाएगी। यानी 15/3 का होल क्यूब हो जाएगा ये। इसे काटते हैं 3 25 15, यानी 5 का होल क्यूब, यानी 125 जो घन है वो हमारे बनाए जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 125 हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। 3 की पावर 1989 में 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ये हमको बताना है। देखते हैं कैसे करते हैं इसको। जब 3 की पावर क्या है? 1989। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 331 गुणे 6 प्लस 3। ऐसा इसलिए किया कि हमको शेषफल निकालना है।
इसको आप फैक्टर करके निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसमें ये बचेगा आखिरी में 3, यानी 3 की पावर 3 को अगर हम 7 से भाग करेंगे तब हमको शेष पड़ेगा 3 3 9 त्रिक 27/7, 7 से भाग करेंगे 27 को, 7 त्रिक 21, यानी शेषफल कितना बचा 6। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा 6 आंसर, ठीक। अगला कुछ क्वेश्चन इस प्रकार है, एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग 2160 है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है, ये हमको निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है बहुभुज में, आपने पढ़ा होगा, n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है फार्मूला, ये आपको पता होगा। कोणों का योग का फार्मूला क्या है, 2n-4, ये आप याद कर लीजिए, गुणे 90 अंश, ये हमको पता होना चाहिए। तो n भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग हमको दे रखा है कितना, 2160 अंश। 2n हमको मालूम करना है, +-4 गुणे 90। अब इससे निकाल लेते हैं, 9 0 से 0 काट लेते हैं, और इससे 9 दूनी 18, 9 से काटते हैं, 9 दूनी 18, 3 बचा 9 चौक 36, यानी 2n-4 की वैल्यू कितनी आ गई 36। 2n-4 की वैल्यू आ गई 36, 2n की वैल्यू कितनी आ गई 40, 36 + 4 40 हो जाएगा, यानी n बराबर 20 आ गया। यहाँ पे कितना आया था, 2n-4 24 आया था, 36 नहीं आया था। तो यहाँ पे 24 कीजिए, 24 आ जाएगा, और 24 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2n की वैल्यू क्या आ गई 28, n की वैल्यू कितनी की 14, ठीक। तो n हमारा 14 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, बहुभुज की संख्या कितनी हो जाएगा 14, ठीक, ये आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक कौन है, ये आपको बताना है, कौन सा होगा देखते हैं। आपको पता होगा कि सबसे छोटा सम अभाज्य पूर्णांक कौन होता है, सम अभाज्य पूर्णांक 2 होता है। एक ना देखो 0 ना तो भाज्य है ना भाज्य, ये तो आपको पता है। एक भी ना तो भाज्य है, कि एक भाज्य भी है अभाज्य भी, क्योंकि एक से सब कटते हैं, 15 भी कटेगा और 17 भी कटेगा, सब एक से कट जाते हैं। तो एक भाज्य भी होगा, और एक खुद में अभाज्य है, क्योंकि एक केवल स्वयं से ही कटता है और किसी से नहीं। तो एक भाज्य भी है अभाज्य भी, तो बचा क्या, 2 सबसे पहला होगा जो समअभाज्य पूर्णांक होता है। तो इसमें 2 हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 1 से 1/2 प्लस 11 से ही 1/2 प्लस 111 से ही 1/2 प्लस 1111 से ही 1/2, इसको हमको जोड़ना है। कैसे जोड़ते हैं देखते हैं, जोड़ लेते हैं। इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले इधर वाले अंक जुड़ जाते हैं आपस में, 1 + 11 प्लस 111 प्लस 1 1 1 1, ठीक। और उसके बाद 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये तरीका होता है। इनको जोड़ेंगे 1 1 2 2 1 3 1 4, फिर जोड़ेंगे दूसरा वाला 1 1 2 1 3, फिर तीसरा वाला 1 1 2, और 1234 इधर आ जाएगा। ये 4 बार 2 हैं, यानी 2 आ जाएगा। 1234 गुणे 1234, और यहाँ पे प्लस होता है तभी होगा, ठीक है, गुणा नहीं कर देना, यहाँ पे प्लस होता है। तो 1234 + 2 यानी 1236 हो जाएगा, ठीक। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें 1236, ये दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि सभी पूर्णांकों a और b के लिए a स्टार b मतलब a गुणे b = a² + b² - ab है, तो 9 × 10 का मान बताइए। यानी ए बी की वैल्यू दे रखी है हमारी 110 का, ए बी हमारा दे रखा है a² + b² - ab, तो हमको बोल रहा है a स्टार b, तो 9 स्टार 10 का मान बताएं। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए, यानी 9 का स्क्वायर, a की जगह 9 रखिए, b की जगह 10, यानी 10 का स्क्वायर - 9 × 10, ठीक। 9 का स्क्वायर कितना रहता है 81, प्लस 10 का स्क्वायर 100 - 90, यानी 181 + 100 में से 90 गया 10, यानी 91, इसका आंसर हो जाएगा कितना 91, 229 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला को प्रश्न कुछ इस प्रकार है, यदि x और y शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं तो x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होगा। हमेशा धनात्मक हैं, हमेशा ऋणात्मक हैं। x और y कुछ मानों के लिए शून्य है, तो x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तो आप देख लीजिए, शून्येतर मतलब क्या होता है? शून्य से इतर, ठीक। शून्य से इतर मतलब माइनस वाली संख्याएं और प्लस वाली संख्याएं हो सकती हैं, ठीक। और वास्तविक का मतलब होता है, वास्तविक का मतलब माइनस वाली संख्याएं होती हैं। कितनी? माइनस वाली संख्याएं, ठीक। माइनस शून्येतर वास्तविक संख्या माइनस प्लस दोनों हो सकती हैं। तो अगर हम जब इनका स्क्वायर करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस का स्क्वायर क्या होता है? माइनस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आएगा। तो मतलब पहली तो शर्त हो गई, माइनस, अगर वो संख्याएं माइनस वाली होंगी तो उन दोनों का स्क्वायर क्या होगा? प्लस ही आएगा। और जो अगर पॉजिटिव हैं उनका भी अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा। तो हमारी क्या हो जाएंगी? हमेशा धनात्मक होंगी संख्याएं, ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकती, तो ये गलत हो जाएगा। शून्य तो हो ही नहीं सकता, शून्य इसमें से मतलब नहीं है, और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, ये भी गलत। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमेशा धनात्मक होंगी, ठीक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संलग्न चित्र में 4 3 और ये ऐसा कुछ दे रखा है, इन तीनों में जो चीज़ें होंगी वही इसमें, जो इन तीनों में नियम लगेगा वही इसमें लगेगा। तो इसका स्टार के स्थान पे यहाँ पे नाम मान बताना है। तो आप इसमें ऐसे ही देख लीजिए, 4 3 7 6 1 7, बीच में क्या गया? 7, 3 2 5, बीच में 5, 4 1 5, ठीक। 8 7 15, 9 6 15, तो ठीक। तो इन दोनों का भी जोड़ वही आएगा ना, 6 5 11, तो आंसर क्या आ जाएगा? 11, 5 4 11, ठीक। तो आंसर 11 आ जाएगा। अगला देख लेते हैं, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a की पावर b 125 है तो b की पावर a क्या हो जाएगा? आओ इसको देख लेते हैं। a की पावर b हमको दे रखा है 125, तो यानी 125 को 5 की पावर 3 होता है, 5 25 5 125, ठीक। यानी a बराबर हमारा 5 हो गया, b बराबर 3 हो गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है? b की पावर a पूछ रहा है, यानी 3 की पावर 5। तो 3 की पावर 5 क्या होगा? 5 बार गुणा कर लो, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 3 27 3 81 3 81 3 कितना होता है? 3 1 3 3 और 24 243, कितना हो जाएगा? 243, ठीक। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 243 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन होगी? तो इसके लिए सबसे क्या करते हैं, 114 नंबर क्वेश्चन। 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्याएं कौन से होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारी 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या है। इन सभी का अगर हम लासा निकालें तो कैसे आ जाएगा? लासा इसको क्या, लासा कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। मैक्सिमम पावर लगते हैं, हमने आपको लासा निकालना, इन सब का लासा निकालेंगे। इन सब का लासा हमने निकाला था कि प्रत्येक गुणनखंड की मैक्सिमम पावर लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2, ये तो 2 की पावर 1 है भाई, ये 3 की पावर 1 है, पर ये 5 की पावर 1 है। इसमें क्या कहें? 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1, 7 की पावर 1 तो है ही है। ये क्या करेंगे? 2 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 2 है, ये 2 गुणे 2 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। तो प्रत्येक गुणनखंड का हमको मैक्सिमम पावर लेनी होती है भाई। एक को लो या ना लो, क्योंकि गुणा में तो आएगा ही है। 1 की पावर 1 को ले लिया हमने, ठीक। गुणे, अब 2 की मैक्सिमम पावर लेंगे। 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है? यहाँ पे देखेंगे, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 2 2 की पावर 3 भाई मैक्सिमम पावर है, तो 2 की पावर 3 ले लेंगे। ऐसे ही 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 की मैक्सिमम पावर 2 है, तो 3 की मैक्सिमम पावर 2 ले लेते हैं। और उसके बाद 5 की मैक्सिमम पावर 1 है, उसके बाद 7 की पावर मैक्सिमम पावर 1 है। बस इन सब की गुणा कर लेंगे, वही एलसीएम हो जाएगा। ये कहेगा 8 गुणे 9 गुणे 5 गुणे 7, 9 72 गुणे 35, इनकी गुणा कर लें, वही एलसीएम। 5 दूनी 10 का 0 वहाँ से लगा 1, 5 7 35 36 गुणे 3 दूना 6 3 7 21, 0 6 6 12 3 1 4 5, तो 2520 इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक। तो अतः 1 से 10 तक की
ये सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या कौन होगी? 2520। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हमारा भाई 2520 हो जाएगा। ठीक ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। 4/8/2017 को शुक्रवार है, तब 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? ये आपका कैलेंडर का क्वेश्चन है, या कैलेंडर आपको बताया नहीं है, लेकिन आपको कैसे किया जा सकता है ये मैं बता दूंगा आपको। कैलेंडर को कुछ बेसिक जानकारी दे देता हूँ। आप देख लीजिए, 1 को सोमवार कहते हैं, ठीक, 2 को मंगलवार, 3 को बुध, 4 को क्या होता है, बृहस्पति, ठीक, 5 को शुक्र, ठीक, और 6 को शनि, और 0 या 7 कहते हैं रविवार को। ठीक, अब देखिए कह रहा है 4/8/2017 को शुक्रवार है। क्या है? शुक्रवार, यानी शुक्रवार को क्या लिखते हैं? 5। ये 5 तो होगा ही। ठीक, अब कह रहा है इसके बाद 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? तो 61 को हम पहले 7 से डिवाइड करते हैं, ऑड डेज निकालते हैं, इसमें विषम दिन 7 से डिवाइड करते हैं, जितना शेष आएगा वो इसमें जोड़ेंगे। यानी 7 को 61 से डिवाइड करते हैं जब हम, तो कितना होगा? 7 × 56, 11 6 के 5, 5 बचा। कितना कितना बचा? 5। तो 5 + 5 कितना हो गया? 10। 10 आ गया। 7 से बड़ी संख्या है तो 10 को हम फिर 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया? 7 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो 7 × 7 3 बचा। यही वो दिन होगा, 61वां दिन यही होगा। 61वां दिन कौन सा होगा? 3 का मतलब क्या होता है? बुधवार का होगा 61वां दिन। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है? प्रश्न में पूछ रहा है 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, यानी इसके बाद कौन सा दिन होगा? तो इसमें एक जोड़ देंगे, बृहस्पतिवार का दिन होगा। ठीक, बृहस्पतिवार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। ठीक, ये आपका प्रश्न हो गया। कैलेंडर पूरा टॉपिक है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, ये कुछ दे रखा है, ये कुछ क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी है, ए बी जो है सी डी के समांतर है, और कोई ये तिर्यक रेखा काट रही है। अब पूछ रहा है आपसे कि वाई अंश माइनस एक्स अंश का मान बताइए, कैसे निकालते हैं? देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये दो रेखा समांतर हैं, आपसे पूछ रहा है वाई अंश माइनस एक्स अंश, तो कैसे निकलेगा? अब देखिए ये दो समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला जो कोण होगा सम्मुख कोण होगा इस वाले कोण से। किस वाले? इस वाले कोण से। तो यानी कोण सी लिखेंगे आप, आपको लिखना नहीं लेकिन फिर भी लिख दीजिए, चूँकि ए बी समांतर सी डी और ये पी क्यू रेखा काट रही है तिर्यक रेखा, तो ये हो जाएगा कोण सी जी ई बराबर कोण ए ई पी बराबर कितना हो जाएगा? 110। सी जी और ई ये वाला जो कोण है वो ए ई पी के बराबर होगा 110 अंश। ऐसे ही ये तिर्यक रेखा इन दोनों को काट रही है। इसकी वैल्यू कितनी पूछ रहा है? इसकी वैल्यू जो है 110 अंश दे रखी है। कितनी? 120 अंश दे रखी। कितनी? 120। ठीक, कितनी? 120 अंश है ये। ठीक है, 120 अंश वैल्यू दे रखी है। तो क्या होगा? अब देखिए ये 110 अंश आ गया, ये हमको वाई अंश दे बता रखा है, तो हमको निकालना क्या है? क्या होगा? अब कोण सी जी ई प्लस कोण ई जी एच बराबर क्या होगा? बराबर 180 अंश होगा। सी जी ई ये वाला कोण और प्लस ई जी एच ये वाला कोण, ये क्योंकि एक लाइन है, रेखा है, तो इन दोनों का मान 180 अंश होगा। वही हमने लिख दिया। सी जी का मान 110 रखा है, और ई जी एच की वैल्यू कितनी है? वाई। तो 110 + वाई इक्वल टू 180 अंश, यानी वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 - 110, यानी वाई की वैल्यू हमारी 70 अंश आ गई। अब इसी प्रकार सेम ये है। अब ये देखिए ये सम्मुख कोण है, यानी ये 120 अंश है तो ये भी 120 अंश होगा, यानी
कोड MFE प्लस कोड MFB, ये कितना हो जाएगा 180 अंश। कितना 180 अंश। MFE का मान कितना है, MFE का मान है हमारा 120 अंश और MFB का मान कितना है x अंश। ये कितना होगा 180 अंश। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 120, यानी x अंश क्या हो जाएगी 180 में से 120 गया 60, तो x का मान 60 अंश हो जाएगा। तो y अंश माइनस x अंश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 माइनस 60, यानी y अंश माइनस x 10 अंश इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर जो है 2 सही होगा, 10 अंश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो देखते हैं कैसे होता है ये। इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 मेथड से करवाऊंगा, जो आपको सही लगे उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। पहला फार्मूले पे बेस्ड होगा, जो आप लोगों को समझ में आता है उससे करवाऊंगा। दूसरा मैं अपना तरीका बताऊंगा, उससे आपको जो आपको सही लगे उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो 117 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कैसे होगा। तो पहला है मेथड फर्स्ट, 117 का मेथड फर्स्ट। तो पहले इसे मान लेते हैं, माना वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी माने कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य x रुपये है। ठीक, और दिया क्या है, दिया है विक्रय मूल्य दे रखा है, कितना दे रखा है 300 रुपये, 390 रुपये। ठीक, अब कह रहा है 20% का लाभ होता है। ठीक, तो जब लाभ होता है तो 100 की वस्तु होती है, 20% का लाभ यानी 120 हो गया। तो यानी x गुणे 120/100, ये कितना हो गया 390। विक्रय मूल्य कितना है 390 है। तो इससे सॉल्व करेंगे हम, x की वैल्यू निकाल लेंगे, 0 से 0 कट गया। ठीक, यानी x बराबर क्या होगा 390 गुणे 10/12, इससे काटिए तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 दूसरी बात है 36, 2 से काटे 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 पंचे 10। ठीक, 5 9 5 1 6 9 6 15, फिर 3 से काटिए 2 3 6, 2 पंचे 10, फिर 3 से काटिए 3 एकम 3, 3 6 18, 3 5 15, 65 गुणे 5, x बराबर 65 गुणे 5, x बराबर क्या 55 25, 5 का 30, 32, 325 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया मेथड फर्स्ट। मेथड सेकंड देख लीजिए आप। मेथड सेकंड आप फार्मूले से देख लीजिए। फार्मूला होता है परसेंटेज प्रॉफिट का फार्मूला होता है SP माइनस CP अपॉन CP गुणे 100। ठीक, परसेंटेज प्रॉफिट हमको 20% दे रखा है, SP हमको 390 माइनस CP को हमने x माना, x गुणे 100। ठीक, इससे सॉल्व कर देंगे, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 390 गुणे 5 माइनस 5x, 5x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x और 6x हो जाएगा, 390 गुणे 5, इससे काट देते हैं 2 3 6, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 पंचे 10, फिर 3 से काटें 3 6 18, 3 5 15, यानी x बराबर क्या होगा 65 गुणे 5, यानी x की वैल्यू क्या हो गई 55 25, 5 का 30, 2 32, 325 रुपये हमारा आ गया। ठीक, ये हमारा दूसरा मेथड है। अब तीसरा मेथड देख लीजिए, जो बहुत ही शॉर्ट है। 20% प्रॉफिट दे रखा है, तो हम इसको क्या करते हैं 20% यानी 20/100 करते हैं, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो क्या आई वैल्यू 1/5 है। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा CP होता है और ये हमारा प्रॉफिट। ठीक, जो नीचे आता है वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, ये हमारा प्रॉफिट आया जितना ये दे रखा है। 20% लाभ है तो प्रॉफिट होगा, 20% हानि है तो ये लॉस होगा। ठीक, आप कह रहा है 390 रुपये में बेचने पर, तो 390 क्या हो गया 390 हमारा सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस होता क्या है, सेलिंग प्राइस होता है
CP प्लस P, यानी कॉस्ट प्राइस प्लस अगर में क्रय मूल्य में अगर हम लाभ जोड़ दें तो हमारा हो जाता है सेलिंग प्राइस। 5 + 1 = 6, यानी 390 जो वैल्यू है, 390 ये वैल्यू किसकी है? 6 की। और हमको चाहिए जिसको हमको ज़रूरत है वो हम गुणे में करते हैं। चाहिए हमको कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य निकालना है ना, तो 5 से गुणा करेंगे। ठीक, 6 से काटते हैं इसको, 6 कम 6, 6 36, 3 6 पंचे, यानी 65 × 5, यानी 65 × 5 क्या होता है? 325 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये वाला थोड़ा टेक्निकल है, समझ लीजिए। 20% अगर प्रॉफिट दे रखा है उसको हम पहले 100 से भाग करेंगे। प्रतिशत का मतलब क्या होगा? बटे 100। तो 1 का 20 से कम 20, 20 पंचे 100। तो हमारा प्रॉफिट क्या हो गया? प्रॉफिट हमारा जो ऊपर आता है वो प्रॉफिट होता है, जो नीचे आता है सी कॉस्ट प्राइस आता है। अब प्रश्न में दे रखा है कि हमको 390 रुपये में वस्तु को बेचनी है, तो 390 क्या होता है? सेलिंग प्राइस हो गया। तो हमको सेलिंग प्राइस की ज़रूरत पड़ेगी। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस में अगर हम प्रॉफिट जोड़ दें 5 + 1 तो हमारा वो सेलिंग प्राइस होता है। यानी 390 वैल्यू किसकी है? 6 की। हमको चाहिए क्या? कॉस्ट प्राइस की वैल्यू चाहिए, तो 5 से गुणा कर दिया। 65 × 5 क्या हो गया? 325 रुपये, इसका आंसर हो गया। ठीक, तो आपको 3 मेथड बताएं, आपको जो समझ में आए उस हिसाब से आप कर लीजिए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ है, ये देखिए, कस्बे की जनसंख्या 6,000 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि है, ये पूछ रहा है। अगला देखते हैं कैसे होगा। तो 118 नंबर देखते हैं। 60,000 से भाई 65,000 हो गई, तो वृद्धि कितनी हुई? 5,000। किस पे हुई? प्रारंभिक वाली पे मानते हैं, तो 60, यानी 5,000 बटा 60,000। प्रतिशत के लिए 60, 1 2 3 0, 100 लगाते हैं। इसे 3 0 काटते हैं, ये वाले 5 कम 5, 5 12 ये, यानी 100 बटा 12 आया। फिर काटते हैं, 50 से काटते हैं 25, 4 3 12, 3 को हम 25 से भाग देते हैं, 3 बटे 24, 1 कटे, यानी 8 सही 1/3% हमारी वृद्धि हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 सही 1/3%। ठीक, 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 kg चावल खाते हैं, तो कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 kg चावल खाएंगे? 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 kg चावल खाते हैं, तो देखते हैं कैसे होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपने पढ़ा फार्मूला देखा होगा। M1 जो है दे रखा है हमारा, M1 D1/W1 = M2 D2/W2, ये फार्मूला होता है। M1 की वैल्यू हमको 40 दे रखी है और D1 की वैल्यू 30 दे रखी है और W1 की वैल्यू 200 दे रखी है। इसी तरह M2 की वैल्यू हमको क्या दे रखी है? M2 की वैल्यू हमको 30 दे रखी है, D2 हमको पूछ रहा है और W2 हमको 500 दे रखी। तो इसमें फार्मूला में डाल दें, आंसर आ जाएगा। यानी 40 × 30 बटा 200 बराबर 30 × D2/500। सॉल्व करने में आंसर आ जाएगा। इन 2 0 से ये 2 0 कट गए, 2 1 2, इस 30 से ये कट गया 20, 20 पंचे 100, D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 आ जाएगी। तो हमारा 100 दिन में आंसर आ जाएगा, 100 दिन। ठीक, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा 100 दिन। ठीक, अगला प्रश्न आखिरी प्रश्न है, इसको देखते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की भुजा बताना है, तो कैसे करते हैं ये देखते हैं। 120 नंबर का प्रश्न है। आप जानते हैं समचतुर्भुज ऐसा होता है कुछ इस प्रकार का, और इसकी विशेषता होती है कि इसके विकर्ण जो हैं समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित यानी विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। तो पूरी जो ये विकर्ण है 12 दे रखा है, एक 16 दे रखा है, यानी एक ये 6 होगा, ये 6 होगा, ये होगा 8, ये 8 होगा। समद्विभाजित करते हैं आपस में, यानी ये आपस में आधे आधे हो जाते हैं यहाँ से। तो ये 6 है, ये 8 है, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो इसकी भुजा आप नहीं निकाल पाते हैं। एक इसकी भुजा निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा? x² = 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी x² क्या हो जाएगा?
8 9 64 प्लस 36 यानी एक्स स्क्वायर क्या होगा 100। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी √100 यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 10। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज की भुजा, यही तो भुजा है इसकी, चारों भुजाएं बराबर होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये पूरा प्रैक्टिस सेट आपको समझ में आया होगा। पूरे क्वेश्चन आपको कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिए, बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाई जाती है। 30 के 30 क्वेश्चन अच्छे से बता दिए गए हैं। तो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अन्य साथियों के साथ शेयर कीजिए, लाइक तो कर ही दीजिए और कमेंट में भी बताइए कि कैसा लगा। ऐसे ही बने रहिए, आपको सारे प्रैक्टिस सेट अच्छी तरीके से कराए जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।